क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या मोटा भाई देश को खरीद लेंगे? जिस तरह वो हर एक सेक्टर में छोटी छोटी कंपनीज को पकड़ पकड़ कर बहुत ही बड़ी कंपनी बना रहे हैं, उस तरह क्या वो पूरे देश को खरीद लेंगे? आज सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप हर एक प्रोडक्ट मोटा भाई की वापरते हो। रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना फैला हुआ कुछ इस तरह फैला दिया है कि आज आप सुबह उठते हो उस जगह से आप सोते हो उस तरफ सारी की सारी प्रोडक्ट्स वो अपने प्रोवाइड करती है। आज हम वीडियो में इसी तरह कुछ देखेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स में रिलायंस इंडस्ट्री फैली हुई है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मोटा भाई किस तरह हम हमारे जीवन में अफेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको भी समझ आ जाएगा कि किस तरह रिलायंस इंडस्ट्री हमारे पूरे जीवन को धीरे धीरे करके अफेक्ट कर रही है। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं उनके ही जिस तरह रिलायंस इंडस्ट्री ने काम शुरू किया था उसी तरह अपने भी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा पर ध्यान रखिएगा, अगर आपने ये देख लिया ना तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको पता चल जाएगा कि रिलायंस इंडस्ट्री किस तरह फैली हुई है। सबसे पहले शुरुआत करते तो रिलायंस इंडस्ट्री का सबसे मेन बिजनेस था टेक्सटाइल का। शुरुआत में दो पार्टनर ने शुरू किया था एक टेक्सटाइल बिजनेस, जिसमें से धीरूभाई अंबानी अलग हो गए थे और उन्होंने अपना ही पॉलिस्टर का बिजनेस शुरू किया। पॉलिस्टर यार्न बनाते थे धीरूभाई और उसका मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था। जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सफलता अच्छी मिली तो उन्होंने नेक्स्ट स्टेप लिया पेट्रोकेमिकल्स में। पेट्रोकेमिकल्स में थोड़ा बहुत काम करने के बाद जब रिलायंस इंडस्ट्री लिस्टेड हुई और उनका काम शुरू हुआ तब उन्होंने नाम चेंज करके, पहले रिलायंस टेक्सटाइल ट्रेडिंग कंपनी था, उसका चेंज करके उन्होंने कर दिया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जब पेट्रोकेमिकल्स में काम बढ़िया चलना शुरू हुआ तो आप देखिएगा सेक्टर वाइज कैसे ग्रोथ कर रहे हैं वो। पहले वो था कि भाई पॉलिस्टर यार्न में, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में, उसके बाद आज भी पॉलिस्टर यार्न उन्होंने बनाना बंद नहीं किया है। आप देख सकते हो उन्होंने पॉलिस्टर यार्न के लिए और एक कंपनी खरीदी हुई है। तो पॉलिस्टर यार्न बनाया, उसके बाद पेट्रोकेमिकल्स के बाद उन्होंने रिफाइनिंग का प्रोसेस शुरू किया। रिफाइनिंग, जैसे कि आप जानते हो, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिफाइनिंग प्रोसेसर यूनिट्स जामनगर में, गुजरात में जामनगर में स्थित है। तो उसी जामनगर के स्थित प्रोजेक्ट्स में उनको बहुत बड़ा रेवेन्यू दिया है। जब उन्होंने रिफाइनिंग प्रोसेस चालू किया उसके बाद ऑयल के बाद वो भी गैस सेक्टर में एंटर हो गए। गैस सेक्टर में उन्होंने क्या किया कि गैस का प्रोडक्शन शुरू किया। जैसे उनका पेट भर गया कि भाई गैस में बहुत काम कर लिया है तो उन्होंने गैस का सप्लाई करना शुरू कर दिया। मतलब कि आम जनता को भी वो गैस का सप्लाई शुरू कर दिया। मतलब कि आप एक बात नोट कर सकते हो कि किस तरह रिलायंस ने ग्रो किया। रिलायंस आगे भी जाती थी और साथ ही साथ पीछे भी जाती थी। मतलब कि अगर सपोज मेरा बिजनेस कोई ट्रेडिंग का बिजनेस है तो मैं होलसेलर हूं, तो मैं क्या करता हूँ, रिटेलर में भी घुस जाता हूँ और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग में भी घुस जाता हूँ। मतलब कि एक जो बिजनेसमैन है वो आगे भी जाता है और साथ ही साथ पीछे भी जाता है। रिलायंस इंडस्ट्री ने उसी तरह पूरा काम किया कि वो सारे बिजनेस में आगे पीछे करके पूरा सेक्टर को घेर लिया। उसके बाद उन्होंने साथ ही साथ दूसरे अलग सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू हुई और धीरे धीरे टेलीकॉम सेक्टर, फिनेंशियल सेक्टर और बहुत से सेक्टर्स में घुस चुके। अब हम देखेंगे कैसे प्रोडक्ट वाइज डिवीजन किया हुआ है, किस किस सेक्टर में क्या क्या कंपटीटर्स है और साथ ही साथ रिलायंस कैसे घुसी उस सेक्टर में, वो सारी चीजें अब हम देखेंगे। तो पहले नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि रिलायंस ने किस तरह रिटेल सेक्टर में एंट्री की। रिलायंस रिटेल मतलब कि जैसे कि डीमार्ट करके एक सेक्टर है पूरा, मतलब कि रिटेल चेन स्टोर जिसमें आपको सभी चीजें मिल जाएगी, जैसे कि बिग बाजार। तो बिग बाजार को भी रिलायंस ने एक्वायर कर लिया है। अभी ही 1 महीने पहले ही रिलायंस ने एक्विजिशन बिग बाजार का भी कर लिया है। तो उसी तरह डीमार्ट हो गया, तो उसी तरह रिलायंस रिटेल और साथ ही साथ बिग बाजार, ये हो गया रिलायंस रिटेल का सेक्टर। दूसरा सेक्टर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे जानी मानी जो चेन स्टोर्स है वो है क्रोमा। तो क्रोमा के सामने रिलायंस ने खुद का भी सोच लिया रिलायंस डिजिटल, जिसके अंदर उनकी सब्सिडरी कंपनी LYF काम करती है। तो रिलायंस ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में क्रोमा के सामने रिलायंस डिजिटल और उसके सब्सिडरी में LYF ले लिया। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कितनी सब्सिडरी रिलायंस ने खुद के अंदर टेक ओवर करके रखी है और कितने एसोसिएट्स उन्होंने बना रखे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा फैलाव है उनका, ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है कि आज कंपनी खुल गई और सारा काम हो गया। इन्होंने बहुत ही धीरे धीरे स्ट्रेटेजिकली सारी की सारी कंपनीज को, जो अच्छी कंपनीज है उन सारी को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया और एक बड़ा सा एम्पायर खड़ा कर दिया। तीसरी बात करेंगे तो हम म्यूजिक सेक्टर में, आप जो सुनते हो ना सारे म्यूजिक ऑनलाइन, तो उस म्यूजिक सेक्टर में जैसे कि गाना हो गया, गाना, स्पॉटिफाई करके ये सब म्यूजिक ऐप है। तो उनके सामने इन्होंने जियो सावन, मतलब कि सावन जो चल रहा था उसे एक्वायर कर लिया और जियो के खुद का भी ऐप में म्यूजिक चलते थे।
तो जियो और सावन दोनों को मिक्स करके उन्होंने बना दिया जियो सावन, और जियो सावन भी एक म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। चौथी बात करें टेलीविजन की बात करें तो टेलीविजन में आप जब देखते हो ना कलर्स टीवी 18, सीएनबीसी आवाज, सीएनबीसी टीवी 18, तो ये सारी की सारी होल्डिंग्स रिलायंस इंडस्ट्री की है। अगर आप देखते हो सीएनबीसी टीवी 18, सीएनबीसी आवाज या टीवी 18 नेटवर्क या नेटवर्क 18 के कोई भी चैनल्स, तो ये सारे रिलायंस इंडस्ट्री का सेक्टर है। बहुत से लोगों को नहीं पता कि ये चीज भी रिलायंस इसमें भी घुसा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो जी बिजनेस, जी एंटरटेनमेंट का जी बिजनेस है, तो उसी तरह रिलायंस का खुद का नेटवर्क 18 है, रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडरी है नेटवर्क 18। ठीक है, अब हम दूसरे सेक्टर देखेंगे। चौथे नंबर पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मैं टोटल आपको बहुत से सेक्टर बताने वाला हूं और किस तरह रिलायंस पूरी फैली हुई है, ये सारे सेक्टर हम डिस्कस करेंगे। चौथे में डिस्कस करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आज जो कोरोना की वजह से जो हाल हुआ है उसके वजह से जूम बहुत ही प्रचलित हो गया है। जूम ऐप, जो कि जूम ऐप है, दूसरे भी बहुत से ऐप है जैसे कि गूगल मीट है, तो इन सारे सेक्टर्स को कंपटीशन देने के लिए इन्होंने खोल दिया खुद का जियो मीट। जियो मीट एकदम जूम की तरह ही है थोड़ा बहुत, पर थोड़े बहुत चेंजेस के साथ इन्होंने उस सेक्टर में भी एंट्री ले ली। साथ ही साथ वॉलेट्स एंड पेमेंट, मतलब कि जो पेमेंट्स जैसे कि पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, तो उन्होंने उसके सामने खोल दिया अपना जियो मनी। जियो मतलब कि आप समझ सकते हो किस तरह फैला, धीरे धीरे करके सेक्टर में एंट्री लेनी है। आपको भी अपने बिजनेस में ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। एकदम धड़ाम से लेकर सारे बिजनेस ओपन नहीं करने, धीरे धीरे करके सारे बिजनेस को अक्वायर करो या तो खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। अगर आपके पास भी कुछ यूनिक चीज है तो आप उसमें सक्सेसफुल जरूर बन सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह उन्होंने बच्चों के दिमाग में भी अपना नाम घुसा दिया है। देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन में आपने देखा होगा कि वेदांतु करके ऐप अभी बहुत ही प्रचलित चल रहा है। फिर बायजूस करके, डिज्नी और बायजूस ने भी दोनों कॉन्ग्लोमरेट बना चुका है। तो ये सारे ऐप्स के सामने कंपटीशन में इन्होंने एमबाइब, ध्यान से सुनिएगा, एमबाइब करके एक बेंगलोर का स्टार्टअप था, उसे अक्वायर कर लिया और उस एमबाइब स्टार्टअप में भी उन्होंने 4-5 सब्सिडरी क्रिएट कर दी। मतलब रिलायंस इंडस्ट्री की कुछ सब्सिडरी में से एमबाइब को सब्सिडरी बनाया और एमबाइब की सब्सिडरी में से और कुछ लोगों को सब्सिडरी बनाया। इस तरह पूरा फ्लो बिठा दिया। तो ऑनलाइन एजुकेशन में भी रिलायंस इंडस्ट्री घुस चुका है। अब दूसरी एक बेसिक नेसेसिटी जैसे कि दवाइयां, मेडिसिन, हेल्थ केयर फैसिलिटी, हेल्थ सेक्टर में भी कैसे घुस चुके हैं वो लोग का मतलब कि जैसे कि प्रेक्टो करके कंपनी है, फिर मेडलाइफ करके, ये सारी ऑनलाइन हेल्थ प्रोवाइड करती है। मतलब आपके ऑनलाइन मेडिसिन से आप स्कैन कीजिए दवाइयां और उन्हें भेजिए प्रिस्क्रिप्शन, वो आपको दवाई प्रोवाइड कर देंगे। तो इनके सामने उन्होंने और एक कंपनी खोल दी, जियो हेल्थ हब, जो और उनके साथ साथ अभी 1 महीने पहले ही फिलहाल जियो ने नेटमेट्स करके कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने का फैसला लिया है और जल्द ही जल्द वो उन्हें भी अपनी सब्सिडी बना देंगे। दूसरा देखते हैं किस तरह वो लोग टेलीकॉम सेक्टर में घुस चुके हैं। टेलीकॉम सेक्टर में आप देखेंगे तो वोडा, आइडिया, एयरटेल, उन्होंने मतलब दूसरी सारी कंपनीज को तो उन्होंने हरा ही चुके, उन्होंने मतलब मार दिया। अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा वोडा आइडिया की केस स्टडी, तो पहले जाके वो जरूर देखिएगा। जैसे कि जियो भी उन्होंने एक कंप्यूटर क्रिएट कर चुके। दूसरी बात करें तो सबसे उनका मेन बिजनेस जो कि ऑयल एंड गैस का, ऑयल एंड गैस में बहुत सी कंपनी है। जैसे कि ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, ऑयल एंड गैस के रिटेल सेक्टर की बात कर रहा हूं। जैसे कि आपने पेट्रोल पंप पे आप जाते हो तो जैसे किस तरह ओएनजीसी का होता है, साथ ही साथ हिंदुस्तान पेट्रोलियम, साथ ही साथ इंडियन ऑयल, साथ ही साथ उन्होंने भी सामने खोल दिया रिलायंस पेट्रोलियम रिटेल, जो रिटेल के कार्य में काम कर। जैसे कि किस तरह रिलायंस मतलब ओएनजीसी का भी एक सेंटर हो गया, तो उसी तरह रिलायंस ने अपना भी खुद का सेंटर खोल दिया, रिलायंस पेट्रोलियम रिटेल। दूसरे अपने सेक्टर की बात करो तो ई कॉमर्स में भी अभी तो घुस चुका। आप जैसे कि आप एनुअल जनरल मीटिंग देखी होगी फिनेंशियल ईयर 19-20 की, उसके अंदर मुकेश अंबानी जी ने बताया कि किस तरह वो लोग रिटेल सेक्टर में भी घुस रहे, ई कॉमर्स सेक्टर में घुस रहे। जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो उनको ही कंपटीशन देने के लिए रिलायंस ने खुद का शुरू कर दिया जियो मार्ट, जो कि सारा ई कॉमर्स की तरह काम करेगा। किस तरह ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे कि अमेजोन और साथ ही साथ फ्लिपकार्ट काम करते हैं, उसी तरह जियो मार्ट भी काम करेगा। पर सारी की सारी उनके पास यूएसपी, और उस यूएसपी मतलब कि यूनिक तरीके से बिजनेस करने की तरीका उनके पास है, तो वो उसी तरह से बिजनेस करते हैं। हम दूसरा देखते हैं तो किस तरह वो डेटा एनालिटिक्स में घुस चुके हैं। डेटा एनालिटिक्स मतलब कि ऑनलाइन डेटा लेना, ऑनलाइन डेटा का बिजनेस आपको भी पता है बहुत ही बड़ा है। तो उन्होंने ऑनलाइन डेटा का बिजनेस बनाने के लिए गूगल के साथ डील कर लिए, फेसबुक जियो डील जो कि बहुत ही प्रचलित रही थी, तो फेसबुक जियो डील, फिर गूगल के साथ डील, ये सारी उन्होंने डील्स कर लिए। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनके पास डेटा एनालिटिक्स का भी एक बहुत ही बड़ा बिजनेस जो फ्यूचर में आने वाला है, उसके बारे में वो पहले से ही तैयार कर रहे हैं।
और देखिए तो ऑयल एंड रिफाइनिंग, जैसे कि उनका जो जामनगर में बड़ा सा बिजनेस है, तो वो उनके प्राइसेस क्या हो रहे हैं, दिन भर दिन थोड़े बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो ये फ्लक्चुएट प्राइसेस को स्टेबल करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, ये फ्लक्चुएट प्राइसेस को स्टेबल करने के लिए उन्होंने सऊदी अरामको, जो कि सऊदी अरेबिया की किंग की जो कंपनीज है, सऊदी अरामको के साथ भी डील करने का सोच, और दो तीन दिनों पहले का ही न्यूज है कि वो डील फाइनल होने ही वाली है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह मोटा भाई ने अपने को घेर लिया है। ध्यान से सुनेगा, किस तरह मोटा भाई ने अपने को घेर लिया है। उन्होंने पूरी 321 सब्सिडी 321 सब्सिडी बनाई है, और साथ ही साथ बहुत से एसोसिएट्स कंपनी बनाई है। यहाँ पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस तरह रिलायंस इंडस्ट्री पूरी फैली हुई है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह रिलायंस इंडस्ट्री एक छोटा सा शुरू करके आज कितना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर चुका है, और किस तरह हमारे जीवन में अफेक्ट कर, ऐसा तो बोल सकता हूँ कि पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में फैला हुआ है। किस तरह उन्होंने सारे के सारे इंडिविजुअल्स को अफेक्ट कर रहे हैं, सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक वो सारे के सारे इंडिविजुअल्स को अपने प्रोडक्ट बेच कर अफेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों अपने को भी यही चीज बहुत ही अच्छी तरह से सीखनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अगर ना पसंद आया हो तो डिसलाइक कीजिएगा, और अगर हाँ दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करके मेरे सारे के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, इसकी तकीदारी जरूर रखिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद इतना मुझे सुनने के लिए।